Welcome back on Lit Up with Annie. Now, in this session, I'm going to discuss with you गेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गेट 2023 का पेपर है, उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर एवरीबडी बिकॉज ऐसा होता है कि कभी जो गेट का क्वेश्चन है वो नेट में आ जाता है, नेट का क्वेश्चन गेट में आ जाता है. तो इस तरह से आप लोगों को मल्टीपल पेपर्स को करते रहना चाहिए सॉल्व. तो आज गेट का पेपर सॉल्व करते हैं. बहुत ही सिंपल पेपर है आई मस्ट से. और अगर आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हो ना तो ये कुछ भी नहीं है उसके आगे. फिर मैं ये कहूँगी बिकॉज यू कैन ईजिली, इफ़ यू हैव अ वेरी गुड प्रिपरेशन, यू कैन ईजिली क्रैक दिस वन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन is who published the novel The Bell Jar under the pseudonym Victoria Lucas. अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि किसने बेल जार को पब्लिश किया है. तो सिल्विया प्लाथ इज़ योर आंसर. सिल्विया प्लाथ ने ये नावल, ये एक ही अकेला नावल था जो उन्होंने लिखा था. ओरिजिनली 1963 में ये पब्लिश हुआ था. और इसी को रोमन क्लेफ भी हम लोग कंसिडर करते हैं बिकॉज जो इस वर्क में प्रोटैगनिस्ट का मेंटल इलनेस है, इट पैरेलल्स सिल्विया प्लाथ्स एक्सपीरियंस, जो पूरा बाइपोलर डिसऑर्डर था. सो एंड यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस दैट प्लाथ ऑल्सो डाइड बिकॉज ऑफ सुइसाइड अ मंथ आफ्टर दिस वॉज पब्लिश्ड. सो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कलेक्शन डिड वॉल्ट विटमन्स पोम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट अपीयर. तो अच्छा, सिल्विया प्लाथ भी अमेरिकन, वॉल्ट विटमन ऑल्सो अमेरिकन. सो द आंसर इज लीव्स ऑफ ग्रास. लीव्स ऑफ ग्रास 1955 में स्टार्ट हुआ, इट वॉज पब्लिश्ड. बट वॉल्ट विटमन ने थ्रू आउट द लाइफ इसको अपने एक्सपैंड किया है, रीपब्लिश किया है, करते ही रहे अंटिल हिज डेथ. वॉल्ट विटमन. ठीक है, नेक्स्ट इज who wrote the introduction to Rabindranath Tagore's Gitanjali, a very important work, a very important writer, Rabindranath Tagore. तो W.B. Yeats, गीतांजलि अगर आपने थोड़ी सी पढ़ी है तो W.B. Yeats का नाम आता ही आता है बिकॉज ही वॉज द वन हु रियली हेल्प्ड टैगोर टू पब्लिश इट. तो जो इंग्लिश वर्जन आया था गीतांजलि का, उसका इंट्रोडक्शन W.B. Yeats ने लिखा था 1911 में. ठीक है, टैगोर ने खुद ही बंगाली से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ द पोम इन द फॉलोइंग लाइन्स. ही वॉज फाउंड बाय द ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू बी वन अगेंस्ट whom there was no official complaint, and all the reports of his conduct agree that in the modern sense of an old-fashioned word, he was a saint, for in everything he did, he served the greater community. तो ये लाइन्स जो हैं वो W.H. ऑर्डन की हैं from the work called The Unknown Citizen. 1939 का लिखा हुआ ये वर्क है W.H. ऑर्डन का. और उसी टाइम पे ऑर्डन भी इंग्लैंड से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे. चल रहा है वही अमेरिकन अमेरिकन अमेरिकन. ठीक है, तो एक एवरेज सिटीजन को उन्होंने बेसिकली डिस्क्राइब किया है थ्रू द आइज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. And the poem actually criticizes this standardization and the modern state's relationship with its citizens. Okay? Next, identify the point of view used in the following passage. You are not the kind of guy who would be at a place like this at this time of the morning, but here you are, and you cannot say that the terrain is entirely unfamiliar, though the details are fuzzy. You चल रहा है, सेकेंड पर्सन नैरेटिव है. और सेकेंड पर्सन नैरेटिव का जो राइटिंग स्टाइल है उसमें जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो यू होता है टू एड्रेस द रीडर एंड ऑल्सो टू मेक देम फील लाइक अ पार्ट ऑफ द स्टोरी. इसी को हम सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू भी कहते हैं. ऑलराइट, which of the following is a novel by Charles Dickens? So easy one, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप. या ऑब्वियसली कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है बिकॉज ओल्ड वाइफ, ओल्ड बैचलर, बट या इट्स ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप. ओल्ड वाइफ्स टेल इज बाय आर्नल्ड बेनेट, ओल्ड बैचलर इज बाय विलियम कॉनग्रीव, एंड 100 Years of Solitude it's by Marquez. Gabriel Garcia Marquez.
Next, which linguistic process can be seen in the formation of the following words? Smog, brunch, motel, telecast. अब ये words हैं, ये दिख रहा है ना आपको क्या हो रहा है? स्मॉग, स्मोक और फॉग को ब्लेंड करके बनाया गया है. सेम ब्रंच, ब्रेकफास्ट, लंच, मोटेल, मोटर एंड होटल, इसको हम ब्लेंडिंग बोलते हैं. बोरोइंग तो आप किसी लैंग्वेज से बोरो कर रहे हो. कंपाउंड, जब आप दो वर्ड्स को जोड़ रहे हो और दोनों जो हेड वर्ड्स हैं वो वहीं पे दिखाई दे रहे हैं, है ना, जैसे सनराइज. वैसे ब्लेंडिंग इज टू वर्ड्स ब्लेंडिंग इन टू ईच अदर. उनका थोड़ा थोड़ा रिटेन भी हो रहा है, बट देन इट इज क्रिएटिंग अ डिफरेंट वर्ड ऑल टुगेदर. ठीक है. बैक फॉर्मेशन अलग है. बैक फॉर्मेशन इज लाइक एडिटर से बना एडिट. दैट इज बैक फॉर्मेशन, कि आप का मेन वर्ड जो एडिटर है वो पहले आया, उससे हम एडिट वर्ड को बनाया. दैट इज बैक फॉर्मेशन. Which writer is credited with chutneyfication of Indian English? Salman Rushdie is the one who coined the term. Midnight's Children में 1981. So Salman Rushdie. क्या होता है चटनीफिकेशन? लैंग्वेजेस बेसिकली चटनी बनाना. चटनी कैसे बनाते हैं? अलग अलग चीज़ों को मिक्स कर देते हैं ना, बस वैसे ही है. लैंग्वेज को आप चटनीफाई कर दो. Whom would you associate the term simulacra with? Simulacra and Simulation was a work which was written by Jean Baudrillard, जहाँ पे वो कहते हैं कि हर चीज़ दुनिया में आजकल कॉपी ही नज़र आती है. देर इज़ वी कांट आइडेंटिफाई विच इज़ रियल, विच इज़ अ कॉपी. फॉर एग्जाम्पल डिज्नीलैंड, दैट्स द एग्जाम्पल दैट ही गेव. डिज्नीलैंड. In Plato's idea of the Republic, there is no place for the poets. He said, no, I'll banish all the poets because they don't do good to the society. Yeah, he spared some, like those who were writing hymns or those who were writing panegyrics. उनको spare कर दिया था. What was Aristotle's definition of hubris? तो पोइटिक्स इनका जो वर्क है एरिस्टोटल का, उसमें इन्होंने ह्यूब्रिस को डिफाइन किया है. और ये कहते हैं कि कभी कभी एक कैरेक्टर में ऐसा प्राइड भर जाता है जिसकी वजह से उस कैरेक्टर का डाउनफॉल हो जाता है, स्पेशली ट्रेजेडीज में. तो इट्स अ फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड विच इवेंचुअली कॉजेज द कैरेक्टर्स डाउनफॉल. स्टीफन डेडोलस इज अ रेकरिंग कैरेक्टर इन द वर्क्स ऑफ जेम्स जॉयस, राइट. स्टीफन इनफैक्ट वर्क का नाम भी पहले स्टीफन डेडोलस रख रहे थे. जेम्स जॉयस का कहते हैं कि स्टीफन डेडोलस एक ऑल्टर ईगो की तरह काम करता है. तो बहुत जगह वो प्रोटैगनिस्ट और कभी एक एंटी हीरो की तरह वो आता है. और पहली जो इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, उसमें भी है एज अ मेजर कैरेक्टर देन इन हिज 1922 नॉवल यूलिसिस. Next, which of the following novels opens with the sentence, "It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of good fortune must be in a want of wife." तो बहुत ही एक फेमस स्टेटमेंट है ये एक्चुअली. it's a very famous statement from Pride and Prejudice. जेन ऑस्टन. ठीक है. इट्स की यूनिवर्सली वो कहती है, एक्नॉलेज्ड है कि अगर सिंगल मैन है, उसके पास अच्छा पैसा है, इवेंचुअली ही लुक फॉर अ वाइफ. 1813 में द वर्क वॉज पब्लिश्ड, प्राइड एंड प्रेजुडिस. नेक्स्ट, which of the following novels by Chinua Achebe derives its title from Yeats's poem The Second Coming? आपको याद है सेकेंड कमिंग या नहीं, मुझे नहीं पता, बट वो पूरा बताते ना, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, इट्स अ मियर एनार्की. तो थिंग्स फॉल अपार्ट चिनुआ एचबे का वर्क है, विच इज टेकन फ्रॉम W.B. Yeats का पोम द सेकेंड कमिंग. मियर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड. Identify the novels that deal with the trauma of partition. थोड़े दिन पहले एग्जाम से जस्ट पहले भी हमने किया था. तो अब ये देखो, यहाँ से MSQs शुरू हो गए बेसिकली, जिसमें आपको मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल आंसर्स कैन बी राइट.
दो हैं यहाँ पे, बॉल्डविन का व्हाट द बॉडी रिमेंबर्स एंड अमिताभ घोष का द शैडो लाइन्स। दोनों ही पार्टीशन पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स, लिख भी रहे हैं वो, राइटर्स आर एसोसिएटेड विद द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। सो एब्सर्ड थिएटर हैरल्ड पिंटर हैं, एडवर्ड एल्बी हैं, दोनों ही थिएटर ऑफ एब्सर्ड से एसोसिएटेड हैं। Identify the writers who are referred to as metaphysical poets. Simple. जॉन डन है और एंड्रयू मार्वेल है, फिलिप लार्किन नहीं है, टी.एस. एलियट भी नहीं है, वो उस एज से ही नहीं बिलोंग करते। What are the sources of गिरीश कर्नाड्स हयावदना? वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ आई थिंक सबको अगर हयावदना पढ़ी है तो ये तो पता है कि थॉमस मान का ट्रांसपोर्टेड हेड्स इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेस, बट सोमदेव का कथा सरित सागर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गिरीश कर्नाड्स हयावदना। हयावदना में क्या होता है याद है ना, 3 लोग हैं, 2 आदमी हैं, एक औरत होती है, और द वुमन एक्चुअली लाइक्स बोथ। किसी का उसको फिजिक पसंद है, किसी का दिमाग पसंद है। देयर इज़ एन एक्सीडेंट एंड देन देयर इज़ एन इंटरवेंशन ऑल्सो, बाद में डिवाइन इंटरवेंशन होती है, एंड द वुमन इज टोल्ड कि आप ऐसा करो, इनकी बॉडीज़ को, देयर हेड्स आर कट ऑफ, एंड वो द डिवाइन माता आती हैं जो वो कहती हैं कि आप ऐसा करो, इनकी बॉडीज़ को लगा दो, सिर और बॉडी को साथ में रख दो, वो ठीक हो जाएंगे, वो ज़िंदा हो जाएंगे। बट गलती से वो अलग अलग रख देती है, किसी दूसरे का सिर किसी की बॉडी और दूसरे का बॉडी दूसरे का सिर, ऐसे द ट्रांसपोर्टेड हेड्स। अब कथा सरित सागर में भी ऐसा होता है कुछ कुछ, ड्यू टू अ डिवाइन इंटरवेंशन और देयर इज एन एक्सीडेंट, द हेड्स ऑफ 2 men are swapped, leading to a philosophical and existential dilemma about identity and the primacy of the body versus the mind. So it's basically body versus mind here, and it's also a very mix of modern and traditional things. You know, गिरीश कर्नाड ने एक बड़ी अच्छी कहानी बताई है उसमें। So yeah, both. Which of the following terms are used by Coleridge in his theory of imagination? Primary, secondary, imagination or fancy? Simple. Next. Which of the following is a forerunner of the autobiography? सारी हैं ऑटोबायोग्राफीज, फोररनर इन सबसे पहले आई सेंट ऑगस्टीन्स कन्फेशंस, दिख जाएगा आपको। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। इनका जो ये वर्क है, इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, सेंट ऑगस्टीन का, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड रॉबर्ट ब्राउनिंग इंटेंड टू राइट एज अ प्ले? So this is the In album. The In album. तो ये एक ऐसी पोम इन्होंने लिखी थी जिसको ये स्टार्टिंग में एक्चुअली एक प्ले की तरह लिखना चाहते थे, ठीक है। 1875 का ये वर्क है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थिएट्रिकल एलिमेंट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सो यस, दैट इज़ द रीज़न दैट ही इनिशियली इंटेंडेड इट टू बी रिटन एज अ प्ले, लेकिन फिर बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि इसको मैं एक नैरेटिव पोम की तरह ही प्रेजेंट करूँगा। नेक्स्ट, द एज ऑफ रीज़न इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री इज नोन एज द न्यू क्लासिकल एज। रीज़न पोप वाला एज जो है, एज ऑफ रीज़न, जिसमें रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस था। हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड जाक डेरिडा's वर्क इनटू इंग्लिश? गायत्री स्पिवैक ऑफ ग्रामेटोलॉजी। आइडेंटिफाई द लेक पोएट्स, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, साउदी। जो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, दे वर टुगेदर नोन एज द लेक पोएट्स। Choose from the following options the type of drama
that is intended by the author to be read rather than performed. Closet drama. Closet drama क्या होता है? जिसको आप सिर्फ पढ़ते हो, परफॉर्म नहीं करते हो. It is only intended to be read, not performed. Identify the commonality shared by the authors of Mansfield Park and Middlemarch. अब अगर आप ध्यान से देखो तो आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है. मैन्सफील्ड पार्क किसका है? जेन ऑस्टन का. और मिडल मार्च किसका है? जॉर्ज एलियट का. दोनों ही वुमेन ऑथर्स हैं, लेकिन दोनों ने अब यहाँ पे अगर आप दूसरे ऑप्शंस देखो, बोथ वर ऑथर्ड बाय मैन, गलत है. बोथ वर ऑथर्ड बाय पॉलिटिकल प्रिजनर्स, गलत है. बोथ वर रिटन बाय चिल्ड्रन हु वर नॉट अलाउड टू पब्लिश देयर वर्क्स, अब ये भी गलत है. बच गया डी ऑप्शन, दे वर रिटन बाय वुमेन, ये ठीक है. हु रोट इट अंडर सूडोनिम्स. ठीक है. अच्छा, जेन ऑस्टन, अगर मैं आपको पूछूं कि उन्होंने कौन सा सूडोनिम यूज किया था? बाय अ लेडी. ठीक है, दैट्स आई मीन कोई और नाम नहीं लिया था, बट इट वॉज जस्ट रिटन लाइक दैट, बाय अ लेडी, जो पहला इनका वर्क आया था. नेक्स्ट, हु सेड पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन? सो इट वॉज W.H. Auden very famously when he said that poetry makes nothing happen. अब इसको हम बहुत तरह से एक्चुअली इंटरप्रेट कर सकते हैं. मे बी ही वॉज टॉकिंग अबाउट द एज, और मे बी सिंपली पुट दैट अच्छा, ये कहाँ पे इन्होंने लिखा है पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन? एक एलिजी W.H. Auden ने लिखी थी. किस पे? W.B. Yeats के लिए, इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats. So this line is usually misunderstood also कि ऑडन ने पोइट्री को डिसमिस कर दिया, पोइट्री की सिग्निफिकेंस को डिसमिस कर दिया. लेकिन अगर हम इस लाइन को विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम पढ़ेंगे, इट कैरीज अ मोर न्यूएंस्ड मीनिंग ऑल्सो. जो पूरा पैसेज है, एक मिनट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी. एंड इट सेज, फॉर पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन, इट सर्वाइव्स in the valley of its making, where executives would never want to tamper. It flows south from ranches of isolation and the busy griefs, raw towns that we believe and die in. It survives a way of happening, a mouth. So this line appears in the second section ऑफ द एलिजी, जहाँ पे ऑर्डन रिफ्लेक्ट कर रहा है पोइट्री के रोल पे. बोल रहे हैं ना कि इट सर्वाइव्स, इट फ्लोज, इट सर्वाइव्स अगेन, ही सेज. तो जहाँ पे ऑर्डन इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द रोल ऑफ पोइट्री और पोइट्री का क्या इम्पैक्ट होता है वर्ल्ड पे. सो पोइट्री का जो पावर है, इट लाइज आउटसाइड ऑफ पॉलिटिक्स और प्रैक्टिकल एक्शन. So emphasize कर रहे हैं ऑर्डन that poetry does not directly influence political events or the practical world. It does not stop wars. It doesn't change governments. है ना? In this sense, poetry makes nothing happen. ठीक है? But it is way of happening, he says. Which literary device does the following line employ? A timorous foe and a suspicious friend. So साफ साफ नजर आ रहा है एंटीथेसिस है. What is antithesis? आपको दो स्टेटमेंट्स दिख रही हैं यहाँ पे. Timorous foe and a suspicious friend. तो ये antithesis is that rhetorical device that involves this juxtaposition of two contrasting ideas. दो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट करते हुए आइडियाज़ हैं. ऑक्सीमोरॉन क्यों नहीं है? ऑक्सीमोरॉन में हम लोग दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स साथ साथ लिखते हैं, डेफनिंग साइलेंस, उस तरह से. यहाँ पे हमने दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ रखा है. अ टिमोरस फो एंड अ सस्पिशियस फ्रेंड. Okay.
लेट्स सी. You to match the excerpts with authors. बहुत ही ईजी है. लास्ट सेंटेंस पढ़ो इसका. प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर. किसका है? कौन कहता है सर आई वॉन्ट मोर? ऑलिवर ट्विस्ट. ऑलिवर ट्विस्ट. somehow चार्ल्स डिकन्स का नाम जब मैं पढ़ती हूँ, पता नहीं क्यों ये मेरे दिमाग में आ जाता है. बट या, so it's from Charles Dickens. Then we have studies serve for delight, for ornament and for ability. This is Francis Bacon. कौन सा वर्क? ऑफ स्टडीज. स्टडीज़ के बारे में बता रहे हैं. द सोर्सेस ऑफ स्टडीज. ट्रस्ट दाई सेल्फ, एवरी हार्ट वाइब्रेट्स टू दैट आयरन स्ट्रिंग. दिस इज रैल्फ वॉल्डो एमर्सन. सेल्फ रिलायंस, ये साथ में लिखा है मैंने. सेल्फ रिलायंस इनका एक वर्क था जिसे ये लिया गया है. It was a bright cold day in April and the clocks were striking 13, a very famous statement. Clocks were striking 13. This is from 1984, George Orwell. ठीक है, आप लोग पूरा सेंटेंस पढ़ सकते हो. ठीक है, सो प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर. ऑलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकन्स. स्टडीज ऑफ स्टडीज, फ्रांसिस बेकन. सेल्फ रिलायंस, एमर्सन. and 1984, George Orwell. In 1667 edition of Paradise Lost, it had 10 books. How many books were added in 674 वाला edition? अब आपको पता है Paradise Lost की total 12 books हैं. अगर 10 पहले आ गई थी तो obviously बाद में 2 ऐड की होंगी. The answer is 2. Okay, now we have the poem. You have to identify the appropriate option and search for certain thin-stemmed, bubble-eyed water bugs. See them perch on dry capillary legs, weightless, on the rippled skin of a stream. No, not only prophets walk on water. This bug sits on the landslide of lights and drowns eye deep into its tiny strip of sky. Now this poem is by Arun Kolatkar. Water bugs करके पोम है. सिंपल सा एक नेचर का किस्सा है. वो वाटर बग्स नहीं होते, हाउ दे सिट ऑन द वाटर, बड़ी ऐसे क्रीचर्स, आप देखना फोटो, उनके ऊपर लिखा है. अब क्वेश्चन है कि इट यूजेस फ्री वर्स, इट एम्प्लॉयज इमेजरी, इट यूजेस आयम्बिक पेंटामीटर, जक्सटापोजेस नॉन ह्यूमन विद ह्यूमन. आपको कहीं पे कोई राइम स्कीम या कोई वो दिख रहा है मीटर? कुछ भी नहीं है. इट्स फ्री वर्स. फ्री वर्स है तो आयम्बिक पेंटामीटर नहीं है. फ्री वर्स है, बहुत अच्छी इमेजरी है वाटर बग्स की, और नॉन ह्यूमन को ह्यूमन के साथ जक्सटापोज भी किया है. जैसे कि प्रॉफिट, नॉट जस्ट प्रॉफिट्स वॉक ऑन वाटर, इट्स दीज बग्स एज वेल. देन देर इज फ्रैजिलिटी एंड वेटलेसनेस जो दिखाई गई है. ड्राई कैपिलरी लेग्स, वेटलेसनेस, अगेन ह्यूमन के साथ ह्यूमन. विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉय इंटीरियर मोनोलॉग? कौन कौन से वर्क्स हैं? सो यूलिसिस में है, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में भी है ना. फाइनल चैप्टर ऑफ जेम्स जॉयस, बहुत ही फेमस, मॉली ब्लूम का जो पूरा एक मोनोलॉग है, पूरा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा गया है फाइनल चैप्टर यूलिसिस का. इट्स जस्ट फ्लोइंग, you know. Her thoughts, they move freely, and it blends memories, it blends sensations, desires and reflections. There is no logical sequence also. And love song तो पूरा का पूरा फिर fragmented है, इंटीरियर मोनोलॉग में ही चलता है. Which of the following works may be described as novels in verse? Very famously, The Golden Gate by Vikram Seth and Aurora Leigh by Elizabeth Barrett Browning. Then, which of the following critics belong to the deconstructionist school? किस किस को पढ़ते हैं deconstruction में? डेरिडा, पॉल दी मान, मिलर, तीनों deconstructionist school से हैं.
Kenneth Brooks' definition of paradox in poetry foregrounds the following qualities: wonder and irony, contradiction and qualification, pity and plurality, omniscience and death of author. जब पैराडॉक्स की बात वो कर रहे हैं पोइट्री में, तब वो आयरनी की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस की बहुत बातें करते हैं. ये दोनों, वंडर एंड आयरनी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड क्वालिफिकेशन. और इन्होंने जॉन डन का एग्जाम्पल लिया है द कैननाइजेशन का. 2 examples of magic realist midnights of magic realist fiction include, तो वेरी फेमसली सलमान रश्दी का मिडनाइट्स चिल्ड्रन, और दूसरा है द टिन ड्रम. द टिन ड्रम किसका है? द टिन ड्रम इज बाय गुंतुर ग्रास. इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड अ वर्क ऑफ मैजिकल रियलिज्म बिकॉज उसमें रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स को उन्होंने मिथिकल एलिमेंट्स के साथ मिक्स कर दिया. नेक्स्ट इज फर्डिनेंड डी सॉसियोर differentiates language in terms of long and parole. सबका फेवरेट क्वेश्चन है. Which of the following are considered to be typical postmodern narratives? तो ये हैं कैल्विनो का इफ ऑन अ विंटर्स नाइट ट्रैवलर, जॉन बाथ का है द लॉस्ट इन द फन हाउस, और पिंचन का वेरी वेरी फेमस इज 5V. नेक्स्ट इज what does a green reading of a text aim at? Green reading. Green obviously has to do something with the environment, right? So it is basically analyzing the implications of a text from environmental concerns. उस पूरे टेक्स्ट को देखो, उसको आप एनालाइज करो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर डिकन्स्ट्रक्ट करना है ह्यूमन एक्सपेक्टेशनलिज्म को. और तीसरा है स्टडीइंग connections between humans, society and the non-human world. तो ये तीनों हैं that you do while you do a green reading of a text. So that's all. That's the end of the question paper. तो कैसा लगा पेपर? Did you find it easy? Did you find it okay? Tell me in the comment section. ठीक है? And we'll try and do some more papers also. अगर आप लोग गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है. आप लोग और भी जो पेपर्स हैं पुराने उनको करो. और अगर आप इस पेपर में अगर आप कॉम्प्रीहेंशन, देखो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं और फिर जनरल एप्टीट्यूड के आते हैं, तो ये कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस को भी आप, ये तो जीए के आ गए, सॉल्व करना. बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको भी आप सॉल्व करना. चलो ठीक है. So that's it for this session, and I'll see you in the next one. Thank you. And if you have not yet subscribed to my channel, please do that and spread the channel's name so that we can reach more number of people who are studying, who want to prepare, can reach us, and उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए. Please share it with people you know, people, your classmate, your MA friends, your BA friends, क्योंकि गेट तो BA वाले भी दे सकते हैं ना. तो प्लीज़ स्प्रेड इट. ठीक है. ऑल्सो वन मोर थिंग, सॉरी, आज ही मैंने अपना एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था अबाउट मेंबर्स ओनली. तो नाउ यू कैन गो एंड चेक द मेंबर्स ओनली कंटेंट तो तब करोगे जब आप मेंबर्स बनोगे. तो मेंबर्स बनने के लिए आपको मेरे पेज पे जाके ज्वाइन का बटन होगा, वहाँ पे उस पर क्लिक करोगे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है. MCQs अगर आप चाहते हो सॉल्व करना, रोज़ अच्छी आपकी तैयारी है, अब आपको MCQs करने हैं तो वो वाला ले सकते हो. अदरवाइज एक रिविजन करना है तो MCQs और शॉर्ट वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, वो वाला सिलेक्ट कर सकते हो. तो ले लो. इट्स नॉट मच, इट्स एन इन्वेस्टमेंट ओनली. एंड लेट मी नो what do you think about it. Thank you. Now